है आप सभी का। धन्यवाद सर, पुनः आपका एक बार स्वागत है संवाद संध्या में। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी बात को बस एक लाइन में और पूरा करूँगा कि एक तो ये भाव था और दूसरी बात तो एलएलबी करने का एक और ये था कि एक विकल्प खुल जाएगा। और जीवन में ये मेरा अपना मानना है कि जितने भी ज़्यादा विकल्प आप खोल पाएँ अपनी शिक्षा के माध्यम से, वो विकल्प खोल के रखने चाहिए। ये अस्पष्टता नहीं है, बल्कि ये जो वातावरण है, जो आपके आस-पास की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम परीक्षाएँ सालों 1-2 साल एडवर्टाइज़मेंट निकलते थे और 2-2 साल के बाद वो एग्ज़ामिनेशंस होते थे। तो आपको जब वो 2 साल का अवसर मिला है, आप 2 साल तो रोज़ वो सिविल पढ़ते नहीं रहेंगे। ऐसा होता है 6 महीने में ही तैयारी होती है बेसिकली, ठीक है? तो जो टाइम होता है, उस टाइम मैनेजमेंट को हम कितना और चीज़ों को अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ा लें, हम सभी को ये करना चाहिए। विकल्प बना के रखने चाहिए और उसका फ़ायदा मिलता है जीवन में। ठीक है हर्ष। जी सर, धन्यवाद सर। आज यदि आप मूल्यांकन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें या करते हैं, तो ऐसी क्या गलतियां या ऐसी क्या कमजोरियां पाते हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? और विषय के चयन को लेकर जो बीए में आपका मानना था कि इतिहास, दर्शन जैसे विषयों को लेकर के हम चलते हैं तो सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी रहती है, इसका लाभ मिलता है। तो वो कहाँ तक वो सोच कहाँ तक आपकी सही साबित हुई? और हाँ, कहाँ तक अपनी जिंदगी के उस सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले दौर के बारे में विस्तार से बताने की कृपा। जी, 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 जी हर्ष। देखिए, जहाँ तक जो विषय के सिलेक्शन की बात थी कि हम दर्शन शास्त्र में और इतिहास मैंने लिया था, वो उसमें कोई गलती नहीं थी, वो पूर्णतः सही साबित हुई। और 2 बार मैंने मेंस लिखा, मेंस दिया। और लेकिन जो कमियाँ हैं, उन कमियों पे मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा, क्योंकि वो उससे आप शायद कुछ बेहतर सीख पाएँगे। क्योंकि मैं आपका अग्रज हूँ, प्राध्यापक होने के साथ-साथ जीवन के कुछ वर्ष मैंने आपसे ज़्यादा जिए हैं, तो मैं आपसे अनुभवी भी हूँ। अग्रज हूँ, अनुभवी हूँ, आप प्राध्यापक हूँ आप सबका, तो मैं उन कमियों की तरफ ज़्यादा इशारा करूँगा, जिनसे मैं उस क्षेत्र में नहीं कर पाया। तो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो हम सभी के अंदर होना चाहिए। और बहुत सारे डाइवर्जेंस होते हैं लाइफ में, बहुत सारे ऐसी जीवन में परिस्थितियाँ पड़ती हैं कि आप 100% अपने आप को समर्पित नहीं कर पाती। तो मेरे अंदर की जो सबसे बड़ी कमी हुई उस दौर में, उस समय, और वो ये थी कि मैं 100% पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उसको दे नहीं पाया। अ, कारण बहुत सारे थे, कुछ पारिवारिक कारण थे, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन जो मूल उसका निकल के आता वो ये है कि मैं पूर्ण समर्पण का भाव मेरे अंदर नहीं आ पाया। उस सेवा की तैयारी करते हुए और उस सेवा के लिए जितनी समर्पण की आवश्यकता होती है, शायद वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस दौर में कोचिंग पढ़ाने लगा था। और कारण ये थे कि घर से पैसे लिमिटेशंस में मिलते थे, और फिर कोचिंग का एक शौक शुरू हुआ, और फिर मैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक कोचिंग पढ़ाने लगा। एक समय ऐसा आया, इतना मतलब ये कह लीजिए कि इतनी इलाहाबाद में मेरी माँग बढ़ गई थी एक तरीके से, और मुझे बड़ा वो जो मतलब जो सम्मान मिल रहा था, बड़ा आनंद देता था। और मैं तो मेरा वो उस तरफ जो है समर्पण जितना होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, और मैं समय इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बिताने लगा। और तो एक समर्पण का भाव। दूसरा, शायद मन मेरा स्थिर नहीं था। मन मेरा शायद पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाया है। उस तैयारी के लिए जितनी समर्पित मन की आवश्यकता होती, वो मन मेरा स्थिर नहीं था। और मैं तमाम और सारी समस्याओं, गाँव देहात की समस्या, मैं वही आपको बता रहा था ना, कि जब माहौल आपको आप घर में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें गाँव देहात और घर परिवेश में शायद वो अगर पूरा डिवोशन नहीं मिल पाता, वो पूरा सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम भी डाइवर्टेड हो जाते हैं। हम भी कई बार ये होता है कि चलो कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, और ऐसा होते-होते हम नहीं कर पाते। तो वो शायद कारण थे। तो एक समर्पण का भाव और स्थिर मन का स्थिर ना होना, और एक जो मेंस के लिए एक गलत विषय का चयन मेरा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है उससे भी सिलेक्ट होते हों, लेकिन संख्या कम होती है। मेंस के लिए मैं जो अंग्रेजी साहित्य को रखता था, वो मेरी एक चूक थी उस दौर में,
और फिर और विकल्प मिल गया तो मैं बांगर में चला आया 2008 में 2006 में। मैंने जस्ट पीजी किया था और तुरंत सिलेक्शन हो गया। उससे पहले मैं इंटरमीडिएट का भी टीचर रहा हूँ और 2005 में जैसे मेरी पीजी हुई और इंटरमीडिएट में मेरा सिलेक्शन हो गया सुल्तानपुर में, और वहां पर मैं करीब 6 महीने वहां भी रहा, तो वहां मैं जाके नौकरी करने लगा। तो ये मतलब मुझे एक चीज डिसाइड करनी थी, इस संदर्भ में डिसाइड करनी थी कि वो पूरी तरह से एक लगकर, लेकिन बहुत सारे तो मुझे थोड़ा शौक भी हो गया था पढ़ाने का, टीचिंग करने का, तो ये कारण थे जिसकी वजह से मैं ऐसा था। लेकिन मैं उन कमियों के साथ आपको कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कमियां तो ठीक है, लेकिन उन कमियों से उबर पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे सिविल सर्जन एस्पिरेंट और उसकी सेवाओं की तरफ जाने के लिए क्या जरूरी चीज है। मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं आपको उस पर लाइन वाइज एक बात, बिंदुवार बात बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा अपना मानना है कि स्वाध्याय को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए। अध्ययन आवश्यकता के अनुसार नहीं करना चाहिए, अध्ययन आपके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि हम यही नहीं कर पाते। हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना पढ़ते हैं, और जितना जरूरत होता है उतने पढ़ने से सिविल सर्विसेज नहीं निकलती हैं। कारण ये क्योंकि वो उससे आप कुछ टच कर लेंगे लेकिन आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि अध्ययन आप जरूरत के अनुसार ना करें, स्वाध्याय को अपने व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। आपको ऐसा लगे कि आपको, अगर एक दिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज मैं कुछ नहीं किया, आज मैं मुझसे कमी रह गई। जब ये मन में ये भाव आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सीखने की ललक होगी, और जो भी चीजें आपके सामने आएंगी आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और हम यही नहीं कर पाते। हमारे विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग ना बना के अपनी जरूरत के अनुसार उसका चयन करते हैं। तो स्वाध्याय भी, जो अध्ययन भी होता है, वो भी आपको धोखा दे देता है, वो भी आपको साथ नहीं, आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपने उसको जरूरत के अनुसार अपनाया तो भी कहता है ठीक है मैं भी तुमको जरूरत के अनुसार ही चीजें दूंगा। तो वो स्वाध्याय आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाना चाहिए, और आप, ताकि जो भी चीजें आपके सामने आए उनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। और ये होता है। आप देखेंगे कि अगर आपसे सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व का निरूपण करिए। अब आपको पता तो है कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो क्या है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यांकन आप कैसे करेंगे जब तक कि आप समाज में निकलते हुए आपने चीजों को देखा ना हो। तो ये जरूरी है कि स्वाध्याय को अपने व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बना लें आप। ठीक। दूसरी बात यह है कि लक्ष्य का ठीक से निर्धारण करें। ज्यादातर क्या होता है कि हम लक्ष्य का निर्धारण ठीक से नहीं करते हैं, आधे मन से, अधूरे मन से, या फिर कहिए बहुत अतिरंजन करके अपने 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 अपनी क्षमताओं को ज्यादा बड़े पैमाने पे सोच के हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप चूक जाते हैं। तो लक्ष्य का सही ढंग से निर्धारण करें आप। तीसरी बात, लेखनी के बारे में मैंने बताया, लेखनी बड़ी सशक्त चीज होती है, क्योंकि लेखन भी करें और अपनी लेखनी को भी सुधारें, क्योंकि सुंदर लेखन जो है सबको आकर्षित करता है और वो ज्यादा नंबर देके आता है, और ये मुझे अक्सर मिला है, इसका फायदा मिला है मुझे। तो वो लेखनी को सुंदर और समृद्ध दोनों बनाएं। एक जो स्वास्थ्य को लेके, अक्सर क्या होता है कि हम स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर नहीं होते हैं, और जो ऐसा मानना है कि मैं भी नहीं था, लेकिन मैंने अभी जब लॉकडाउन के दौरान खासकर इस पर प्रैक्टिस किए तो सब मुझे फायदा मिला है, और मैं अब देखने में थोड़ा सुंदर ज्यादा देखने लगा हूँ। तो ऐसा कहना है, तो इसलिए जो है योग अभ्यास करें। ये इसका क्रेडिट जो है मैं अपनी वाइफ को देता हूँ कि भाई वो मुझे बड़ी प्रेरित करती रहती हैं कि मैं योग अभ्यास करूँ। तो उस समय से आप योग अभ्यास करें, क्योंकि इसकी आपकी जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं। और स्वस्थ संवाद करें। अगर आप संवाद
नकारात्मक करेंगे तो आप दूसरों को तो परेशान करेंगे ही करेंगे, आप खुद भी परेशान होंगे, क्योंकि आप संवेदनशील हैं। आप जब संवेदनशील होंगे और आपका संवाद स्वस्थ नहीं होगा तो क्या होंगे, आप नकारात्मक दिशाओं की तरफ बढ़ेंगे। तो स्वस्थ संवाद करें और किसी प्रकार की विभाजनकारी यानी विभेदकारी चर्चाओं में अपने आप को ना लगाएं। तो ये कुछ चीजें हैं। और चीजें जैसे मैंने बताया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट को आधार बनाएं और वहां के अध्ययन को बुनियादी चीजें बनाएं। जीवन में दिखाने के लिए कोई कार्य न करें। ये एक हम सभी आम धारणा है कि हम कोशिश करते हैं कि दिखाने के लिए काम करते हैं, और खास अध्ययन जो है वो ज्यादातर दिखाने के उद्देश्य से करते हैं। दिखाने के लिए कभी भी अध्ययन मत करिए और कोई भी कार्य मत दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि जब आप कार्य दिखाने के लिए करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। दिखाने के लिए जो काम आप करेंगे आप भयावह होगा, क्यों? कारण ये कि कोई देखे या ना देखे, आप तो स्वयं देख रहे हैं उस काम को, आपने कितना समर्पण दिया है, कितना डिवोशन की अपने आप को दिया है। तो दिखाने के लिए अगर आप काम करेंगे तो सबसे तो बच जाएंगे, लेकिन आप अपने आप से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप अपने काम को जानते हैं, आप अपने समर्पण को जानते हैं। तो दिखाने के भाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, और खासकर अध्ययन करते समय। और छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। आप जब सिलेबस ले आइए तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजों को वो कर दीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्य को 10-15 दिन ऐसे टारगेट करिए और उसको फिर पूरा करने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे चीजों को बढ़ेंगे। जब मुझे याद है कि मैं क्या करता था कि प्लानिंग करता था कि इतनी चीजें मैं अपनी डायरी में इतना मेंशन करूंगा, 10 दिन का लक्ष्य रखता था और उसको पूरा करता था। तो उससे मेरी लेखनी भी सुंदर हुई और मैटर भी मेरे पास तैयार हो गया। और जब मैं लिखता हूँ या हम कोई भी लिखता है तो उसे स्मरण, उसे याद ज्यादा रहता है। तो वो चीजें आप करिए। और अक्सर क्या होता है कि हम परीक्षा देने से घबराते हैं, घबराहट होती है। जब परीक्षा आती है तो हमारा मन जो है वो कांपने लगता है। और वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जीवन की परीक्षाएं हो या कहीं की भी परीक्षाएं, अक्सर क्या होता है धुकधुकी बढ़ जाती है। तो उस धुकधुकी को रोकिए और परीक्षा पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ सामना करिए। जैसे ही जब आप परीक्षा का सामना करते हैं, बाहर से परीक्षाएं बड़ी भयावह लगती, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर चले जाते हैं, खासकर जब साक्षात्कार वगैरह होते हैं, तो आप देखेंगे बड़ी सहज और सरल होती है जब आप पूरे मनोयोग से उसका सामना करते हैं। जहां आप उसको घबराए तो वो आपके पीछे पड़ जाती है, आपको पीछे ले जाती हैं कई बार। ऐसे कई अवसर आते हैं लोगों के जीवन में कि घबरा जाते हैं और परीक्षा में जाते ही नहीं, तो फेल तो आप वहीं हो गए। तो उससे बचने का प्रयास करें। और जो किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांति और संदेह को अपने जीवन में स्थापित ना होने दीजिए, उससे बचने का प्रयास करिए। क्योंकि जैसे ही भ्रम और भ्रांति और अविश्वास आपके अंदर बसता है, आप जीवन के बहुत सारे जो उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते थे, उनसे आप वंचित हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और जो मैंने पॉइंट की थी, मैं चूंकि मेरी इस पे मतलब था कि मैं इन पे बात करूं, तो मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया। और अगर आप इसका एक आध पॉइंट भी, खासकर पहला पॉइंट, 2 बातें कि दिखावे के लिए ना काम करें और स्वाध्याय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें, तो शायद कुछ बेहतर आप जीवन में करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये शुभकामनाएं हैं, इसको अपनाने का प्रयास करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हिंदी भाषा में भी ज्ञान रखते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि आधुनिक दौर में अंग्रेजी भाषा किस प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जरूरी हो गई है, उसको पढ़ना आवश्यक हो गया है, उसकी क्या महत्ता है, और उसके बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, जितनी भाषाएं आप सीख सकें उतना अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। और ज्यादातर जो समीक्षक हैं, ज्यादातर जो चिंतक हैं, विचारक हैं, ये मानते हैं कि भाषाएं जो हैं आपके केवल कौशल और आपकी क्षमताओं को नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक जो आपका दायरा है, उस सामाजिक दायरे को भी बढ़ाती है। तो अंग्रेजी का इस टाइम क्यों इतना महत्व बढ़ा, या हम मतलब जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो जिस तरीके की उस समय नीतियां चली,
उससे अंग्रेजी स्थापित हुई और अंग्रेजी धीरे धीरे करके भारतीय जनमानस और भारतीय परिवेश में समाहित हो गई और उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। तो मुक्त, ये जो कहते हैं कि मुक्त नहीं हो पाते, या ये जो कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो एक उसने हिंदी को स्थापित होने में कुछ पछाड़ दिया या उसको हरा दिया या उसको कह लीजिए उसको उतना मौका नहीं मिला, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। अंग्रेजी जो है, जितनी भाषाएं आप सीखिए, सीख सकिए। और अंग्रेजी क्यों आगे है, इसके सामाजिक और तकनीकी दोनों कारण हैं। पहली बात, अंग्रेजी को सीखना आसान है। उसका जो उसकी ग्रामर है या उसके जो उच्चारण है, जो उसका, अभी आप शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करें, शुद्ध हिंदी या अच्छी हिंदी, हम बोलचाल की भाषा की बात में हिंदी नहीं कर रहा हूँ, अभी अच्छी हिंदी बोलने की प्रयास करें तो आप बहुत मुश्किल पाएंगे। इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है हिंदी में लेखन करना और अच्छी हिंदी बोलना, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ही कम लोगों को देखता हूँ कि जो बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। कुमार विश्वास एक है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा मैंने उनको बोलते हुए हिंदी में सुना है। ऐसे बहुत कम लोगों को हम आप देखेंगे। वर्तमान में मैं उन्हीं का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं उनको सुनता हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें उनको देखी हैं कि वो बहुत अच्छा लेखन करते हैं। ऐसे बहुत सारे जब मैं स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ था, शाखाओं में जाता तो मैं वहां देखता था कि हिंदी बोलना बहुत, और वो हिंदी भी उतनी अच्छी बोलते थे, अंग्रेजी भी उतनी अच्छी बोलते थे। तो वो अंग्रेजी हमारे जनमानस में इस कदर समाहित हो गई कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और केवल गौरवान्वित नहीं महसूस करते हैं, बल्कि दूसरा भी हमसे ज्यादा प्रभावित महसूस होता है जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं। सो वो एक जो ये मानसिक हम परिवेश हमने उत्पन्न कर दिया है, उससे बचना चाहिए। सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी जो प्रभावशाली हो रही है, वो उस सरकारी नीतियों को आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज आज भी अंग्रेजी में ज्यादा सहज है, सारे उसके जो डिसीजंस आते हैं उसी में आते हैं। और अंग्रेजी आप देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो अनुवाद हिंदी का होता है वो गूगल ट्रांसलेशन से होता है। तो गूगल ट्रांसलेशन से होने पे वो अंग्रेजी जब हिंदी में परिवर्तित होके आती है, अनुवादित होके आती है, तो हम आप देखते हैं कि वो अर्थ नहीं देती है जो अंग्रेजी के प्रश्न में होता है। तो अंग्रेजी का विद्यार्थी इस मामले में भी असफल महसूस करता है, क्योंकि वो उतने से अच्छे समझ नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे सिविल सर्विसेज के प्रश्न हैं जो ये समस्या उत्पन्न करते हैं। और जो और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में अनुवाद बहुत कम है। अनुवाद इस संदर्भ में कि अंग्रेजी मतलब दूसरी भाषाओं का हिंदी में तो अनुवाद हो रहा है, लेकिन हिंदी के लेखन का दूसरी अन्य भाषाओं में बहुत उतना नहीं अनुवाद हो रहा है जितना कि अंग्रेजी भाषा का हो रहा है। तो अंग्रेजी इतना अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई, ज्यादा विश्व स्तर पे उसका प्रचलन है। तो ये हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। भाषाएं जितनी सीखनी चाहिए, एक ही नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखिए और उससे आपके व्यक्तित्व का उत्थान होगा, विकास होगा। तो भाषाओं का भेद नहीं करना चाहिए। भाषाएं कभी एक दूसरे को हराती या जीतती नहीं। ये इंसान है जो इस रूप में भाषाओं को देखता है। भाषाएं तो सर्वग्राह्य होती हैं। जो जितना ज्यादा सीख सके वो तो खुले मन से ग्रहण आपको आमंत्रित करती हैं। भाषाएं आपको बुलाती कि मुझको सीखो। भाषाएं कहाँ भेद करती हैं? ये तो हम इंसान हैं जो भेद करते हैं। तो भाषाओं ने एक दूसरे को कभी नहीं हराया। ये इंसान है जो भाषाओं के नाम पर इस तरह की राजनीति या इस तरह की सोच रखते हैं। तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो भाषाएं जितनी सीख सकें अच्छा है। अंग्रेजी सीखिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी लेकिन भूलिए नहीं। धन्यवाद सर। सर, हमने क्लास में कई बार देखा है कि आप चेहरे को देखकर मन के भावों का पता लगा लेते हैं। तो सर, आप अच्छा, ऐसा है? फेस रीडिंग आती है या माइंड रीडिंग? नहीं, मुझे दोनों नहीं आती है। मुझे दोनों नहीं आती है। ना तो मैं फेस रीडिंग कर पाता हूँ और ना तो माइंड को इस तरीके से किसी माइंड रीडिंग भी नहीं कर पाता। ऐसा मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव है। आपसे ज्यादा मेरे अनुभव हैं और इसलिए शायद मैं सही जवाब देता हूँ। और कई बार तुक्के होते हैं जो काम आ जाते हैं, लेकिन मैं न तो मैं फेस रीडिंग कर पाता हूँ, न तो माइंड रीडिंग। लेकिन हाँ, कुछ तुक्के हैं जो काम आ जाते हैं, कुछ अनुभव हैं जो काम आ जाते हैं। इसलिए जब कुछ ऐसा होता है, मैं जब बताता हूँ वो सटीक सही हो जाता है। तो मेरे तुक्के ज्यादा सही होते हैं, जो मैं मतलब गेस करता हूँ और वो सही निकलता है। तो वो है, मैं फेस रीडिंग नहीं कर पाता वैसे। और सीखना चाहूंगा अगर कोई सिखाए
हाँ कंचन। धन्यवाद सर। आप एक शिक्षक भी हैं और अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी ज्ञान रखते हैं और तकनीकी ज्ञान भी रखते हैं, और जी आपने थिएटर में अभिनय भी शायद सीखा है, और इसके साथ साथ आप खाना भी बना लेते हैं, ऐसा पता चला है। तो इतनी जी सब जी। चीजों को कैसे सीख लेते हैं? एक छात्र की अभिवृत्ति अधिकतम कितनी अच्छी होनी चाहिए जो उसके सीखने में सहायक हो? इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण मुझे दिखाई पड़ते हैं, और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत और बहुत। आप हमेशा एक विद्यार्थी की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा मेरी पत्नी को छोड़कर इतना अच्छा मूल्यांकन आज तक किसी ने नहीं किया था। जितना मतलब हर्ष ने किया, तो ये सारी चीजें, अगर मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, और बस वही मैं इसमें यही कहूंगा कि धीरे धीरे जो आप अनुभवी होते जाएंगे, तो सीखने की लगन होनी चाहिए, सीखना चाहिए, हर चीज को सीखना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी कोई विधा है जिससे आप जिसको मतलब बुझे हुए मन से करिए, मन को आप सशक्त रखिए, कुछ भी जो भी चीजें सीखिए, जो भी अवसर मिले वो चीज अच्छे से सीखिए। अब जब आप सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसका आपके अंदर स्वभाव होता है, तो आप जल्दी से चीजें हर चीज सीख लेते हैं। तो कभी भी बुझे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत जितने जितने जोश से करेंगे, जितने सौहार्द से करेंगे, जितने समर्पण से करेंगे, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप, और वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती जाएंगी। तो जीवन बड़ा, ऐसा कहा जाता है, ऐसे दर्शन में है, ऐसा लोग कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है वो एक बार मिलता है। तो जितनी चीजें हैं उतना सीखिए, और वही मैंने भी किया है। और करीब 10 साल इलाहाबाद रहा, तो खाना बनाना भी मजबूरी हो गई। पहले रोटियां बनाने का जिम्मा मुझे मिलता था, अपने जो जिनके साथ रहा करता था, जब भी जहाँ जिनके साथ रहा, तो रोटी मुझसे लोग बनवाते थे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगता है, ऐसा कहते हैं। तो वहीं से चीजें सीखी। फिर मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई मेरी कप्तानगंज बस्ती में एक जगह है कप्तानगंज, वहां पे। तो वहां पर एक सर थे, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। साथ हम लोग खाना बनाते थे, तो वहाँ नॉनवेज मतलब मैंने बनाना सीखा उनसे बहुत सारी चीजें। तो वो आप सीखने का हुनर होना चाहिए और सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है जो मैं साझा करूंगा, क्योंकि अक्सर मैं उस कविता को बहुत बहुत ही बचपने में हम लोग उसको पढ़ते थे। कहते हैं वो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो कुछ काम करने का भाव हमेशा होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अध्ययन आपके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा बन जाना चाहिए कि आप जिस दिन ना करें, आपको ये लगे कि आज कुछ कमी रह गई, कुछ चूक हो गई। तो जब ऐसा भाव लाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जी मुझे सर। ऐसा लगता है कि आज संध्या के पहले भी और इसके बाद भी आपको बहुत सारे लोग बताएंगे ये बातें, और घर पे भी ऐसा बताया जाता होगा। तो जरूरी है कि आप उसको आत्मसात करें, उसको अपनाएं जीवन में। जी जी सर, धन्यवाद सर। हाँ हर्ष। आपने आपने जाति वर्ग की संकुचित मानसिकता पर भी चोट की है और प्रेम को चुना है। इन सब के मध्य आपका क्या अनुभव रहा, और यह सामाजिक दायरों को और इन बंधनों से मुक्त होना कहाँ तक उचित है, और इस पर आपके निजी विचार क्या हैं, ये हम लोग जानना चाहते ये सबसे मुश्किल प्रश्न है, खासकर ऐसे मंच के लिए, कि प्रेम और प्रेम विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। और जब इसके बारे में आप बात करते हैं जीवन के एक ऐसे दौर पर जब हम पहुंचते हैं, तो हम सभी को वो अनुभूति होती है, और सभी के जीवन में ऐसा होता है। प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम करता है मनुष्य, और लेकिन बहुत सारी मुश्किलात आते हैं, तो कुछ लोग जो हैं उन मुश्किलात से डर जाते हैं, और कुछ लोग जो है उन मुश्किलात को पार कर जाते हैं।
पार करने के बाद फिर विवाह कर लेते हैं। तो मैं भी उसी तरह का, मतलब उस दौर का, उस ग्रुप का व्यक्ति हूँ कि जो समस्याएं आई उस पे बहुत सारे वाद विवाद और बहुत सारी चीजें हुई। और फिर इसमें जो आप सभी के लिए सिर्फ एक मेरा इस विषय पे ये कहना है कि अपने आप को जब आप सशक्त, सबल और सक्षम कर लें, क्योंकि प्रेम करना आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं और खासकर जब प्रेम की अनुभूति होती है तो सब कुछ स्वर्गिक लगता है, सब कुछ दैवी लगता है दोनों को। और लेकिन जैसे ही जमीन की धरातल पे उतरते हैं, जब भूख लगती है, जब अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब पहचान का प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो हम भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं और शायद कदम पीछे कर लेते हैं। तो वो लोग ज्यादा करते हैं जब आप सक्षम नहीं होते हैं, जब आप उस चीज का सामना करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, या आप दोनों के लिए, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, दोनों का अगर सबल नहीं है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और निर्णय लेने की क्षमता तब ज्यादा आती है जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये संवेदनाएं आप सभी के अंदर जन्म लेती हैं, सभी के अंदर आती हैं, तो उन संवेदनाओं का दमन करें जब तक कि आप आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आप सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम होने के बाद ही इस तरह के जो धारणाएं हैं, इस तरह के जो अनुभूतियां हैं, उनमें आगे आप बढ़ें। अदरवाइज अपनी सबसे बड़ी जरूरी है कि आप अपने आप जो निर्धारित चीजें हैं उनको पहले करें, क्योंकि ऐसा निर्धारण किया गया है। अनुभूति होगी, ये इससे आप भाग नहीं सकते, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन उस अनुभूति को कितना आपके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, वो आपको समझ होनी चाहिए। और ये समझ कैसे आती है? जब आप अच्छा अध्ययन करते हैं, जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, संपर्क में रहते हैं। और अपने अध्यापकों को मत भूलिए कभी जीवन, क्योंकि अध्यापक जो आपको सिखा सकता है वो शायद इस दुनिया का कोई भी शख्स आपको नहीं सिखा सकता है, क्योंकि वो निरपेक्ष होके आपसे अटैच रहता है। वो आपके माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनके साथ समस्या ये आती है कि वो आपकी बहुत सारी आपसे अभिलाषाएं करते हैं। अध्यापक आपसे अभिलाषाएं नहीं करता है और फिर भी आपका भला हमेशा चाहता है। तो अध्यापकों को मत भूलिए, उनको उनका सिखाया हुआ पाठ कभी मत भूलिए। तो प्रेम के संबंध में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि ये अनुभूति है, सार्वभौमिक अनुभूति है ये, इसका लेकिन जब तक आप सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम न हो जाएं, इसका दमन करें और उसके पश्चात ही आगे बढ़ें। जब आप आर्थिक, और क्योंकि अस्तित्व के प्रश्न होने के बाद आप इससे पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं शायद भाग्यशाली था कि मैंने सही व्यक्ति का चयन किया था और जो मुझे सार्थक दिशा में ले गई। और मेरे साथ 7-8 साल तक हमने परिवार को मनाने का प्रयास किया और परिवार को मनाया, और परिवार की रजामंदी से हम दोनों ने ऐसा किया। तो ये बड़ा निजी प्रश्न था, लेकिन मैंने कोशिश यही किया है कि आप इसका सकारात्मक रूप ही दें। हाँ जी, नमस्कार सर। मैम पीछे बैठी हुई हैं क्या? जो आप ऐसे उनकी तारीफ कर रहे हैं, शायद वो सुन रही हो पीछे बैठकर। नहीं, अभी नहीं है, अभी थी लेकिन अभी नहीं है। अभी तो मेरा बेटा इतना परेशान कर रहा है उनको कि वो उसी में लगी हुई है, वो मेरी बात ध्यान भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैं ऐसा प्रवचन अक्सर देता रहता हूँ। तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है। आप देखती होंगी, मैं जब कॉलेज में भी रहता था तो सबसे ज्यादा तारीफ उन्हीं की करता हूँ। जी सर, जी सर। उनको सुनाने के लिए नहीं करता। जी, वो है अच्छी। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में इंग्लिश सब्जेक्ट की अधिक भूमिका रहती है,
मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट का ज्यादा स्थान रहता है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सर इंग्लिश की किस प्रकार तैयारी करें, और सर आपने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे मजबूत किया? देखिए, मैं शुरुआत से ये बात कहता हूँ कि हमें ग्रामर पर जोर देना चाहिए। ग्रामर को अच्छे से वो हर दिन का प्रयास होना चाहिए। मतलब वो रूल एंड रेगुलेशन ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका हर दिन का नियम होना चाहिए कि हम जो भी सेंटेंस हमारे सामने आए हिंदी में या किसी भाषा में आए, उसको हम अंग्रेजी में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये आपके मन में चलते रहना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ट्रांसलेशन थ्योरी चलती है। ट्रांसलेशन थ्योरी का मतलब है कि भारतीय लोग जो हैं वो हिंदी में सोचते हैं और फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके अभिव्यक्त करते हैं। ये हैबिट है, मतलब ये इंडियन या भी कॉलोनाइज्ड वर्ड है, मतलब जो जिनका मूल ब्रिटिश नहीं है या जिनका मूल अंग्रेजी नहीं है, दूसरी भाषाएं जिनका मूल भाषाएं हैं, तो वो सभी ऐसा करते हैं, ट्रांसलेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं। तो हमें कॉपी किताब लेके ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती रहती हैं उनको हमें ट्रांसलेट करते रहना चाहिए। और वो ट्रांसलेशन की हैबिट तब होगी जब आप बीच बीच में अभ्यास भी करते रहेंगे। एक ये चीज। दूसरी बात ये है कि हेजिटेशन ना करें। आप जब भी कोई ये मौका मिले या ऐसी मंडली मिले आपकी, ऐसे समूह मिले आपका, just you should try to express yourself in English. That is very important. And the other thing is that one of my student, when I was in Lucknow, teaching in a government college, there was my student named Santosh, and he was extremely poor because he came from a rural background and he was unable to speak a single sentence in English. एंड वो हिंदी भी ऐसे बोलता था जैसे कि गांव में बोली जाती कि हमारा गांव तो हिया बाटे, तो हम का करी, हम तो कुछ नहीं अंग्रेजी बोल पाए। तो ये इस तरह की जस्ट ही स्पीक्स लाइक दिस एंड लेटर ऑन ही started to speak in English, although it was wrong initially, but later on with the passage of the time he just adopted and he started to speak. And at this time he sometimes he calls me, and I feel that he is better learner and now he can speak in a better manner. So वो उसने कैसे सीखा? यही सारी चीजों को करते हुए कि उसने हेजिटेशन नहीं किया। उसने जो चीजें अंग्रेजी में पहले हिंदी में सोचता था उसको फिर अंग्रेजी में सोचने का प्रयास वो लगातार करता रहा। ये बेसिक चीजें हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे रूल मैं बता सकता हूँ या बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें जबकि ग्राउंड पे नहीं है चीजें, तो उसके लिए यही होता है कि आप ग्रामर अंग्रेजी में सोचें, फिर आप हेजिटेशन ना करें, संकोच ना करें, और कोशिश करिए कि 1-2 लेख आप अंग्रेजी में वीकली लिखिए। वीकली ना लिखिए तो मंथली तो जरूर लिखिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। और हाँ, आप रोजमर्रा की जो अंग्रेजी के शब्द है उनको डिक्शनरी से याद करिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में हम बोलते हैं लेकिन उसकी अंग्रेजी हम नहीं जानते रोजमर्रा की, तो हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए उससे हम, ताकि इंप्रूव कर सके। और हर विषय की टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, देन इफ यू डोंट नो कैसे आप उसको जोड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। तो आप गणित के विद्यार्थी हैं लेकिन आपको अंग्रेजी में वो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यू कैन स्पीक इन अ बेटर मैनर। सो एडॉप्टेशन इज वेरी एसेंशियल। जस्ट adopt your circumstances, adopt your terminology of the subject in which you are the student, and just try to think in English whenever you get the chance. Whenever you get the chance, you can speak, you can think in English. Okay, ये आप ऐसे कर सकते हैं, अंग्रेजी को सीख सकते हैं। धन्यवाद सर। आप कविताएं भी लिखते हैं और जब आप कविता का पाठ करते हैं तो आपकी आवाज में एक अद्भुत आकर्षण होता है और हम लोग उसकी हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग को भी बार बार सुनकर आनंदित होते हैं। और कविता की उस एक पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं कि माना कि तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं,
तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है कि आपको स्क्रीन से निकाल कर अपने पास ही रख लें। तो इसलिए आपसे धन्यवाद निवेदन है धन्यवाद कि सर। आपकी कोई एक प्रिय कविता जो हो वो आप उसकी कुछ पंक्तियां सुना दें हम लोग। हाँ, मैं उस पर एक कविता सुनाऊंगा। और मैंने लॉकडाउन के दौरान करीब 25 कविताएं लिखी हैं, 25-30 कविताएं हो गई हैं, और मैं उसको पुस्तिका के रूप में उसका पब्लिकेशन भी कराने वाला हूँ। और मैं आप सभी को उसका एक एक अंक जो है, एक एक उसकी पुस्तिका आपको दूंगा भी। तो थोड़ा सा आप लोग फील करेंगे कि लॉकडाउन जो कि नकारात्मक एक प्रयास, मतलब एक माहौल था, उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने सदुपयोग भी करने का प्रयास किया है। तो कुछ चीजें हैं, मैं उस दौरान की लिखी एक कविता, अपनी कविता एक सुनाने का प्रयास करूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि जब मैंने फर्स्ट लेटर लिखा था, यू कैन से लव लेटर, बट वो उस कविता को आप अगर अभी भी सुन लें तो आप फील करेंगे कि वो शौर्य, मतलब वीर रस की कविता ज्यादा थी, श्रृंगार रस की कविता होने की बनस्पत। तो ऐसी मेरी कविताएं, मेरा कुछ भाव ऐसा है, मैं कुछ श्रृंगारिक कविताएं नहीं लिख पाता, मुझ कुछ सामाजिक कविताओं के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, ज्यादा अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर पाता हूँ। और कुछ कविताएं हम लोगों ने जो ग्रुप था उस पर भी शेयर किया था, वो शायद आप लोगों ने, जैसे किताबों के बारे में मैंने जो चर्चाएं की, तो वो ऐसी एक कविता मैंने लिखी है इस दौरान, सन्नाटा। और अगर वो भाव शब्द के साथ, अगर वो भाव आप तक पहुंचे, आप सभी के तक पहुंचे, जो भी कितने लोग करीब हम लोगों के साथ इस समय जुड़े हुए हैं हर्ष, कितने लोग हैं हम लोग? 10 लोग हैं। अच्छा 11 लोग हैं, हाँ नियरली 10 लोग हैं। तो अगर वो शब्द के साथ अगर वो भाव भी आप तक पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं एक कविता जो लॉकडाउन की सिचुएशन पर लिखा गया, जो उस समय जो परिस्थितियां चल रही थी उन पे लिखा गया है, तो उसको कोशिश करिए कि आप उस शब्द के साथ उस भाव को जीने का प्रयास करें। कि एक जब जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें वो उस दिशा की ओर ले जाती हैं जब हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो उसी भाव के साथ एक कविता है। और कविता का बेसिक जो भाव है वो ये है कि हम सभी के अंदर एक अनंत सन्नाटा चलता रहता है। वो सन्नाटा कैसा है, उस सन्नाटे को हम कैसे पहचान सकते हैं और उस सन्नाटे को भी सकारात्मक कैसे बना सकते हैं, उसको मैंने अभिव्यक्त किया है। सुनते हैं, आप सुने शब्द क्या है। कौन कहता है कि सन्नाटों की कोई आवाज नहीं होती? कौन कहता है कि सन्नाटों की कोई आवाज नहीं होती? बर्फ की तरह मखमली मुलायम, बिल्लौटे सा झुकता, दबे पांव चलता, करकरी सिलवटों सा बेचैन करता, तकिए के नीचे अचानक सरकता, नींदों को अपने आगोश में जकड़ता, कपटी भेड़िए जैसा नाहक गले में उतरता, शूल की भांति चुभता, लवलुहान करता, साए साए करता, फुफकारता, जहरीली सांसों से दम घोटता, बस देखो हर तरफ सन्नाटा, बस देखो हर तरफ सन्नाटा। कौन कहता है, अगली पंक्तियां हैं, कौन कहता है कि सन्नाटों की कोई आवाज नहीं हो सकती? कौन कहता है सन्नाटों की कोई आवाज नहीं होती? आप सुन सकते हैं हर तरफ, आप सुन सकते हैं हर तरफ, कान लगाकर बस देखिए तो। नंगे पांव, भूखे सूखे पसीने से बदबूदार, पिलपिलाता खून, गठरी लादे सिर, अज्ञात शून्य को ताकती रक्ताभित आंखें, कंकरीली उधड़ी सड़कों पे रेंगते बदन, गवाह हैं उन बेअर्थी सन्नाटों के जो कीड़े मकोड़ों से बदतर होने, मनुष्यता के निचुड़ने के नए नए प्रतिमान रोज गढ़ता है। तो ये वो समय का दृश्य है जब मजदूर जो है वो पलायन कर रहे थे और उनकी जो एक तस्वीर हम लोग लगातार सोशल मीडिया और चैनल्स पर देख रहे थे, उन्हीं उसी पर ये आक्षेप है, उसी पर ये